गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। डियर स्टूडेंट्स, हमने तीनों सिलेबस को डिस्कशन कर लिया है। बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसमें हमने पेपर फर्स्ट एनिमल किंगडम एंड इवोल्यूशन, पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी या परिवर्धन जैविकी के अंदर आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनका सारगर्भित विवरण हमने पहले 3 अध्यायों में सीखा है। आज इस चौथे अध्याय में हम एनिमल किंगडम में जो इन्वर्टिब्रेट ग्रुप है उसका अध्ययन करेंगे। पहली चीज़ तो इन्वर्टिब्रेट्स जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, उसके पश्चात में इसका दूसरा नाम क्या है वो, और उसके पश्चात इसमें काम में आने वाला क्लासिफिकेशन। तो इनवर्टिब्रेट अर्थात वे समूह हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है। और एक शब्द आता है सिमिलरली नॉन कॉर्डेट्स, जिसका अर्थ होता है वे जीव जंतु जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। तो ये नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम जो दोनों ही चीज़ें हैं वो रीढ़ की हड्डी हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, हमारे अंदर पाई जाती है। वही संरचना है जो पृष्ठीय भाग में एक ठोस संरचना के रूप में देखने को मिलती है। तो एनिमल किंगडम के इन्वर्टिब्रेट जो सब किंगडम है उसमें ये संरचना देखने को नहीं मिलती है। अब इसमें इतने लाखों की संख्या में जातियाँ पाई जाती है तो उनका वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। तो वर्गीकरण करने के लिए इन सदस्यों को कुछ लक्षणों के आधार पर विभाजित किया गया है, और वो लक्षण कौन कौन से हैं जिनका उपयोग वर्गीकरण में किया जाता है उसको हम जानेंगे। तो पहली चीज़ वर्गीकरण, तो जीवों को उनकी समानता और असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में स्थान प्रदान करना वर्गीकरण कहलाता है। अब समानताएं अगर ज़्यादा होगी तो वो क्लोज ग्रुप बनेगा, अगर समानताएं थोड़ी कम होगी तो उससे दूसरा ग्रुप बनेगा। तो वर्गीकरण में जो मुख्य 7 सोपान है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जाति या स्पीशीज आती है। दूसरा, कुछ जातियों का समूह मिलके वंश या जीनस बनाते हैं, और कुछ वंशों का समूह मिलके कुल या फैमिली का निर्माण करते हैं। कुछ फैमिलीज मिलके ऑर्डर या गण का निर्माण करते हैं, और कुछ ऑर्डर मिलकर वर्ग या क्लास बनाते हैं, और कुछ क्लास या वर्ग मिलके संघ या फाइलम बनाते हैं। और इसी प्रकार अंत में जगत का निर्माण होता है। तो जंतु जगत में हम इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो एनिमल किंगडम का बेस है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन किस प्रकार जंतुओं में देखने को मिलता है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी है वो होती है आपकी सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का तात्पर्य है कि कुछ कोशिकाएं उस जंतु का निर्माण करती है और वही कोशिकाएं विभेदित होकर अलग अलग श्रम करती है, कार्य करती है। तो यहाँ पे लेबर डिवीज़न हो गया है। ये आपके फर्स्ट संघ पोरीफेरा में देखने को मिलता है। इससे पहले हमने प्रोटोजोआ संघ की बात की थी। उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की स्तर है वो प्रोटोप्लाज्मिक या जीवद्रव्यी होती है। और इस पोरीफेरा संघ या स्पॉन्जेस के अंदर सेलुलर या कोशिकीय स्तर की संगठन की संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। इसके पश्चात जो संघ सिलेंट्रेटा है उसके अंदर टिश्यू ग्रेड का लेवल मिलता है, टिश्यू या उत्तक स्तर का, यानी कि इनमें कुछ कोशिकाएं जो समान उत्पत्ति और कार्य करने के लिए अनुकूल हुई है वो मिलके विशेष प्रकार के उत्तक बनाते हैं जो एक कार्य को संपन्न करते हैं। जैसे पाचन एक कार्य है, तो पाचन को कार्य संपन्न करने के लिए जैसे माउथ जैसी संरचना बन गई, उससे सिमिलर, प्रॉपर माउथ तो नहीं कहेंगे पर उससे मिलती जुलती संरचना बन गई है। इसी प्रकार आगे संघ प्लेटीहेल्मिंथीज में उससे आगे की अंग तंत्र स्तर का संगठन मिलता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कुछ ऊतक मिलके ऑर्गन बना लेते हैं और उन ऑर्गन्स की सहायता से कार्यों का संपादन किया जाता है। इसी प्रकार प्लेटीहेल्मिंथीज से आगे के जितने भी सदस्य हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, यानी अंग तंत्रों का निर्माण होता है। प्लेटीहेल्मिंथीज के बाद में जितने भी संघ है उनमें ये देखने को मिलता है। अब आगे हम इन्हीं के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
दी सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। एग्जाम्पल स्पॉन्जेज। यहाँ पे कुछ कोशिकाएं लूजली यानी कि ज़्यादा टाइटली क्लोज नहीं हुई है, पर एक लिमिटेड डिस्टेंस पे वो कनेक्ट हुई है कुछ टिश्यूज़ के माध्यम से, कुछ ऐसे कनेक्टिव मटेरियल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी रहती है, टिश्यूज़ नहीं बनेंगे। और देखने को मिलता है ये स्पॉन्जेज या पोरीफेरा संघ के सदस्यों में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज़। समान कोशिकाएं जो एक जैसा कार्य करती है, उत्पत्ति में समान है, वो मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। उदाहरण है सिलेंड्रेटा, जिसका अन्य नाम है निडेरिया। उसके पश्चात हम आगे देखते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर फंक्शन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ उत्तक मिलकर विशेष प्रकार का अंग बनाते हैं जो एक विशेष कार्य करते हैं। एग्जाम्पल प्लेटी हेलमिंथीज एंड अदर हायर फाइला, यानी कि प्लेटी हेलमिंथीज संघ में भी मिलता है ये देखने को, और उससे आगे के संघों में। और उसके पश्चात है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट ऑर्गन्स हैव एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स फॉर डूइंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। उदाहरण आगे आपके दूसरे जो ऑर्थोपोड्स हैं, मोलस्क है, इकाइनोडर्म्स है, एनेलिड्स है एंड कॉर्डेट्स हैं, इनमें ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने ऑर्गेनाइजेशन का देखा है लेवल। अब सेकंड जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र के आधार पे भी दो कैटेगरी है, जिसमें कि फर्स्ट है ओपन टाइप। ओपन टाइप में यहाँ पर वन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड थ्रू ओपन स्पेस। तो यहाँ पे कुछ सीरा कोटर बनते हैं जिनके माध्यम से रुधिर का परिवहन होता है। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स फाइला है उनमें ये देखने को मिलता है, जहाँ हमारी तरफ ब्लड कैपिलरीज का सिस्टम या जाल नहीं बन पाया है, उनमें हृदय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर है हृदय तो वो सीधे ही अपने रुधिर को, ये जो वैक्यूम होता है, बीच में खाली स्पेस होता है बॉडी के, उनके अंदर इसको प्रवाहित कर देता है, जहाँ ये धीरे धीरे बहता हुआ शरीर के सभी अंगों तक पहुँचता है। और जो सेकेंड कैटेगरी है वो है क्लोज टाइप। क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज्ड वेसल्स। इसका एग्जाम्पल है एनेलिडा संघ। इसमें सुविकसित आपके बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है, जिसमें रुधिर का परिवहन आर्टरीज और वेंस जैसी संरचनाओं में होता हुआ बहता है। उसके पश्चात आता सिमेट्री। द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज सिमेट्री। यहाँ मुख्य बात यह है कि जितने भी शरीर के मुख्य अंग है वो सेंट्रल एक्सिस ऊपर से लेकर ये जो बीच का पार्ट है बॉडी के मध्य में से, इसके आसपास ही वो क्लोजली अरेंज होंगे। इसके आधार पे तीन प्रकार है देखने को, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बाइलेट्रिकल सिमेट्री। तो यहाँ जो एसिमेट्रिकल जीव होते हैं उनको भी समझेंगे और उसके पश्चात आगे अन्य संरचनाओं को भी। तो बॉडी कैन नॉट बी इनटू टू सिमिलर इक्विवेलेंट हाफ्स इन एनी डायरेक्शन। उदाहरण स्पॉन्जेज या पोरीफेरा संघ। इस एसिमेट्री का अर्थ है कि किसी भी तरह से अगर जीव को काटा जाए तो वो दो बराबर भागों में नहीं बटे। तो ऐसी सिमेट्री या सम्मिति जो है उसको असम्मिति कहते हैं। उदाहरण पोरीफेरा संघ। रेडियल सिमेट्री, एनी प्लान पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज़ कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। इसमें जीव को कहीं से भी काट दो, ये दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इसको हम अरीय सम्मिति भी बोलते हैं। उदाहरण सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की खास बात ये भी है कि इसकी जो लार्वल स्टेज है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, द्विपार्श्वीय जैसे हमें देखने को मिलती है, लेकिन परिवर्तन के पश्चात ये रेडियल सिमेट्री दर्शाता है। उसके पश्चात है बाइलेटरल सिमेट्री। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आइडेंटिकल दो पार्ट्स में ये डिवाइड होगा, यानी कि शरीर को बीच में से अगर काटा जाए तो आधा बायां भाग और आधा दायां भाग बराबर दो हिस्सों में कटेगा। उदाहरण देखने को मिलता है एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और वर्टिब्रेट संघ में। उसके पश्चात नेक्स्ट जो बेसिस है वो है
डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। द फंडामेंटल सेल लेयर्स formed in an early embryo are called germ layers from which all the tissues and organs are developed। तो यहाँ जो जर्म लेयर्स हैं वो जीवों में जनन स्तर जो बनते हैं वो 3 होते हैं हमारे अंदर, जो एंडोडर्म होता है, एक्सोडर्म होता है और उन दोनों के मिलने से मीजोडर्म बनता है। यानी कि अंत स्तर, अंत जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और बाह्य जनन स्तर, ये 3 जनन स्तर बनते हैं। और इन्हीं के आधार पे 2 कैटेगरी जंतुओं की, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक के बारे में देखते हैं। द सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल एंडोडर्म। यहाँ देखो 2 ही जनन लेयर बनती है, बाहर की ओर उपस्थित एक्टोडर्म और अंदर की ओर उपस्थित एंडोडर्म। एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मेसियोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो बाहर और अंदर की तरफ जो लेयर बनती है, उनका जो बीच का स्थान है उसको मेसियोग्लिया नामक संरचना है वो फुलफिल करती है, जो कि अनडिफ्रेंशिएट यानी अविभेदित कोशिकाओं का समूह होती है। उदाहरण ये है सिलेंट्रेटा। इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोब्लास्टिक जीवों का उदाहरण कौन है, तो वो सिलेंट्रेटा। और इससे ऊपर के जितने भी संघ है उनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक जनन लेयर की स्थिति यानी 3 जनन स्तर उसमें मिलेंगे। द सेल्स आर अरेंज इन 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड एन इंटरनल एंडोडर्म। तो यहाँ ध्यान से देखो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म का उद्भवन पहले हुआ है और इन दोनों की सेल्स हैं, यानी एंडोडर्म की कोशिकाएं बाहर की तरफ माइग्रेट करती है और एक्टोडर्म की कोशिकाएं अंदर की तरफ माइग्रेट करती है और दोनों मिलके बीच में मेसोडर्म या मध्य जनन स्तर का निर्माण करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स समूह में ये देखने को मिलती है। उसके पश्चात आता है सिलोम। सिलोम क्या है, पहले तो वो देखते हैं। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। जो अपनी शरीर की जो एक कैविटी या खाली स्थान है जो बॉडी लाइन से लेकर इंटेस्टाइन के बीच में पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं देगुआ या सिलोम, और ये मेसोडर्म से लाइंड होती है। एनिमल पोजेस सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। जो अपने यहाँ इस फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ट्री सिलोम, इन जीवों में मेसोडर्म जो है वो पूरी तरीके से इस कैविटी को कवर करके रखती है। एग्जाम्पल एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा और इकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्य, ये हायर इनवर्टिब्रेट्स भी कहलाते हैं। उसके पश्चात है स्यूडोसिलोम। दी बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। यहाँ जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, येट द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ ध्यान से देखो कि मेसोडर्म से ये लाइंड नहीं है, कवर नहीं है, बल्कि इस कैविटी के बीच बीच में कहीं कहीं कुछ छोटे छोटे पैचेस पाए जाते हैं, पाउचेज पाए जाते हैं मेसोडर्म के। उदाहरण है एस के एल्मंथीज, जो आपके राउंड वर्म्स जो जिनको हम बोलते हैं उनके सदस्यों में स्यूडोसिलोम पाई जाती है, यानी मिथ्या है या कूट देहगुआ। उसके पश्चात एसिलोमेट्स। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। यहाँ कोई भी प्रकार की कैविटी नहीं पाई जाती है, जो देहगुआ है उसके स्थान पे कुछ कोशिकाएं बॉडी कैविटी को भर देती है। तो इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में किस प्रकार की सिलोम है, एसिलोमेट्स टाइप के हैं। एसिलोम में कोई भी प्रकार की बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। स्यूडोसिलोम में एसके एल्मंथीस या राउंड वर्म्स आते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपके एस्केरिस है। उसमें ये कहीं कहीं जो बॉडी कैविटी है वो स्केटर्ड पाउच ऑफ मेसोडर्म से फुलफिल रहती है, बाकी कैविटी ओपन रहती है। इसी प्रकार ट्रूसिलोमेट्स के अंदर जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइंड होती है। एग्जाम्पल कौन होंगे, बाकी जो हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात आती है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज ए रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम मेसोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। तो नोटोकॉर्ड एक रोड या शलाका के जैसी ठोस संरचना होती है जो हमारे पृष्ठीय भाग में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, सपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करती है और इसके आधार पर जंतुओं को कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिवाइड किया गया है।
कोडेट्स एनिमल्स विथ नोटोकोड आर कॉल्ड कोडेट्स। वे जंतु जिनमें नोटोकोड पाई जाती है उनको कोडेटा संघ में रखा जाता है। और एनिमल्स विदाउट नोटोकोड आर कॉल्ड नॉन कोडेट्स। और जिन जंतुओं में नोटोकोड नहीं पाई जाती है उनको हम नॉन कोडेट्स कहते हैं। तो पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा जो संघ है उसके सदस्य नॉन कोडेट्स में आते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं मेजर एनिमल फाइलम, जो अब तक हमने बात की थी, जिनको पोरीफेरा, निडेरिया और टीनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये जो निडेरिया है वो सिलेंड्रेटा के नाम से भी जाना जाता है। और निडेरिया या सिलेंड्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज के बीच में एक माइनर फाइलम टीनोफोरा भी आता है, जिसके लक्षणों को भी हम आगे देखेंगे। इसमें ज़्यादातर लक्षण है वो सिलेंड्रेटा के जैसे हैं और कुछ लक्षण आगे हायर एनिमल्स की तरह भी देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज आते हैं। इनको हम फ्लैट वॉर्म्स और राउंड वॉर्म्स के नाम से जानते हैं। फ्लैट वॉर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी है वो रिबन की भांति चपटी होती है। एग्जाम्पल आपके जो है देखने को मिलता है टेप वॉर्म। और एस्केल्मिन्थीज में जो बॉडी है वो राउंड शेप में होती है। इसका एग्जाम्पल एस्केरिस होता है। उसके पश्चात में हायर इन्वर्टिब्रेट फाइलम आते हैं जिसमें एनेलिडा आता है। इसका एग्जाम्पल हम सिंपल देखते हैं, कोई जोंक, कोई केंचुआ, जिसमें शरीर का मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एनेलिडा जो संघ है इसमें ज़्यादातर जो अंग तंत्र का विकास है वो भी देखने को मिलता है और ये कर्मी रूपी संरचना में दिखाई देते हैं। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज और एनेलिडा तीनों ही कर्मी रूपी संरचना दर्शाते हैं। उसके पश्चात सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट फाइलम जो है वो है ऑर्थोपोडा। इसमें करीब 10 लाख जातियां हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। और ऑर्थोपोडा की विशेषता जो है वो अपेंडेजेज है, संधित उपांग है। और इसके पश्चात मोलस्का संघ है जिसमें कि ज़्यादातर समुद्री जीव होते हैं, जैसे कि स्नेल, घोंगा, ऑक्टोपस है, स्क्विड है, ये सारे इसमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में इकाइनोडर्मेटा संघ आता है, जिसकी हमने एक विशेषता देखी थी कि इसकी लार्वल स्टेज है वो बाइलेटरल या द्विपार्श्व सममिति दर्शाता है। लेकिन कायांतरण के पश्चात इसमें जो लार्वल स्टेज है वो जब मैच्योर एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होती है तो ये रेडियल सिमेट्री, अरीय सममिति को दर्शाता है। और ये काफ़ी एडवांस होता है, बहुत सारे इसमें सिस्टम डेवलप होते हैं, स्पेशली वाटर वेस्कुलर सिस्टम। उसके पश्चात हेमिकोर्डेटा संघ आता है जो कि कोर्डेट और नॉन कोर्डेट के बीच की एक कड़ी के रूप में हमें दिखाई देता है। इसके अंदर एक स्टोमोकोड पाई जाती है जिसको हम अंधनाल कहते हैं। ये कुछ दिखने में नोटोकोड जैसी होती है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो नोटोकोड जैसा नहीं होता है, इसलिए इसको हम इन्वर्टिब्रेट संघ के अंदर एक अलग से स्वतंत्र संघ के रूप में स्थान देते हैं। और लास्ट में है कोर्डेटा संघ। इस प्रकार हमने जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो देखा है। एक इसमें मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, खंडी भवन जिसको हम बोलते हैं, कि जीवों का शरीर पूर्ण रूप से बाह्य और आंतरिक रूप से खंडित है या नहीं है। तो इसमें जो जीव है कोर्डेट्स वाले वो तो ट्रू मेटामेरिकली सिगमेंटेड होते हैं, और जो इनमें ये एनेलिडा और ऑर्थोपोडा संघ है उनमें भी वैसी स्थिति दिखाई देती है। बाकी के संघों में वो पूर्ण रूप से खंडित नहीं होते हैं। तो हमने इस अध्याय में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं। इसमें हमने क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का आधार देखा है, जिसमें क्या क्या देखा है। सेलुलर ये ऑर्गेनाइजेशन देखा है, जो सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन था। उसके पश्चात आपके इसमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन था। फिर उसके पश्चात में ऑर्गन सिस्टम था और ऑर्गन सिस्टम था। तो इस प्रकार पहला जो पॉइंट था वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन था, और इसके एग्जाम्पल थे। इसी प्रकार आगे की स्लाइड्स में हमने डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो जर्म लेयर है उसके आधार पे देखा। नोटोकोड को हमने देखा। उसके अलावा हमने सिलोम को देखा कि सिलोम है या नहीं है, किस प्रकार से उसका विकास हुआ है। और डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें हमने सम्मिति को भी देखा कि इसमें इन जीवों में किस प्रकार की सम्मिति देखने को मिलती है। तो
इस चैप्टर के माध्यम से हमने वर्गीकरण की आधारभूत संकल्पनाओं को समझा है। आगे की कक्षा में इसका आगे वर्णन करेंगे। थैंक यू।